कोई सवाल ही नहीं उठता था। मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा। मुझे याद थी, मैं पहले भी आया था आप लोगों के साथ, दिया था आपके साथ, भोजन भी किया था सावरकर जी वाले सेमिनार में जब मैं आया था। तो चर्चा हुई विषय के ऊपर, मैंने कहा कि इस तरीके से, क्योंकि इस विषय को आज के परिप्रेक्ष्य में इसलिए समझना जरूरी है कि क्या हमारे इन महान क्रांतिकारियों ने अपनी भाषा इसलिए दी थी कि देश का बंटवारा किया। अपने आखिर तक में सुभाष चंद्र बोस को अब तक ध्यान हुए हैं, उससे पहले तक का जो भाषण है उसमें वो कहते हैं कि आई विल नॉट लेट मदर इंडिया कट इनटू पीसेस। और जितने भी ये क्रांतिकारी 1857 से उठाइए या साधु सन्यासी 1770 की क्रांति से उठाइए, चाहे वो नाना साहब थे या भगत सिंह थे, लाजपतराय थे, इन्होंने किसी ने भी अपनी जानें जो है वो इसलिए नहीं दी थी कि भारत को बना। इन्होंने अंग्रेजों के साथ बैठ के टेबल पे वार्ताएं नहीं की थी कि भारत को बांटा। वो भी कर सकते थे, वो भी प्रधानमंत्री बन सकते थे भारत के, बंटवा के भारत, लेकिन उन्होंने वो वार्ताएं नहीं। उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। उनका राष्ट्रवाद का एक अपना अलग ही समझ थी, और उस राष्ट्रवाद के आगे उसकी कोई उपमा जो है 12 साल 13 साल 14 साल के युवक को दिया अंग्रेजों से लड़ने को निकल गए। और नेताजी ने एक और बात कही थी, आजाद हिंद फौज का जब वो गठन कर रहे थे तो जानते थे कि इस फौज का काम आसान नहीं है, बहुत लोगों को अपनी जान देनी पड़ेगी इस संघर्ष के अंदर। और उन्होंने कहा था कि आप में से जो भी शहीद होगा उस हर शहीद के नाम पे भारत में एक मेमोरियल बनेगा और लोग आज के उस पर फूल बरसाएंगे। और हमारे इन सत्ता के पुजारियों ने, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मेजों पे बैठ करके देश का बंटवारा करके सत्ता हासिल की, उन्होंने आजाद हिंद फौज का नाम ही गायब कर दिया हमारे इतिहास की। करीबन 50 ऐसे लोग थे जिनको नेताजी ने अपने हाथ से वीरता के मेडल दिए। आज के नाम भी नहीं था, अब मिले हैं ना, करीबन 40 नाम हमने निकाले, उनको करने जा रहे हैं इस साल में नेताजी की। लेकिन एक अच्छी बात हुई है कि वर्तमान सरकार के अंदर पिछले कुछ सालों से जो प्रयास हुए हैं कि नेताजी का म्यूजियम बना, आजादी की शर्त जारी ले ली जाए और उसी का बदला लेने के लिए ये केक करते हैं अंग्रेजों के बेटी। मैं अभी जिक्र कर रहा था कि मेरा बस चले तो मैं इस गाने के ऊपर बैन लगवा दूं इस देश के अंदर। माफ कीजिए, गुजरात में इस बात को मैं कह रहा हूं, गांधी जी की एक अपनी महत्ता है आजादी के आंदोलन में, लेकिन ये गाना बना देना कि दे दी हमें आजादी बिना तीर बिना ढाल, हमें आजादी किसी ने दी नहीं थी, आजादी हमने ली है और बिना तीर ढाल के नहीं ली है। ये गाना हमारे उन सब क्रांतिकारियों का, उन सब आजाद फौज के सैनिकों का, उन 1857 के वीर योद्धाओं का अपमान करता है जिन्होंने जान जो है अपनी कुर्बानियां इस देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से लड़ते हुए दी। कृपया अपने बच्चों को ये गाना मत सिखाएं। आज हम एक ऐसी स्थिति में खड़े हैं कि हमको अपने आ जाए, बांग्लादेश से घुसपैठिए आ जाए, जिहादिये आ जाए, उनको नागरिकता
सीए लागू नहीं कर देंगे तो ये क्या राजवाद है? तो ये अक्रांता देवो भवे नहीं चलेगा। अतिथि देवो भवे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अक्रांता देवो भवे नहीं चलेगा। अब अगर हमें कोई एक गाल पे चाटा मारता है तो दूसरा गाल आगे नहीं करेगा। एक गाल पे कोई चाटा मारता है तो उसको चाटा भी नहीं मारेंगे। आज भारत उस सशक्त स्थिति में खड़ा है कि अगर कोई दूसरा चाटा मारने के लिए हमारी तरफ हाथ भी उठाएगा तो उसके हाथ को पहले तोड़ करके रख दिया। और उसका एक कारण है, किसी भी दुनिया के विकसित देश को उठाकर के आप देखें, किसी भी देश ने अपनी सुरक्षा और सेना की अवहेलना नहीं की। अगर देश को विकास करना था, हम बड़े विकसित थे, हमसे ज्यादा अच्छी अर्थव्यवस्था किसकी थी दुनिया के अंदर? सोने की चिड़िया कहा जाता था, व्यापार था, सब कुछ था। और हम अपनी सुरक्षा में अक्षम रहे, गुलाम बनते चले गए। और उससे इतिहास में सबक लेकर के आज हम इस तरीके से अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं कि हमें कोई गुलाम नहीं। आज ही कल भी और आज भी एक टीवी चैनल पे था, पाकिस्तान को लेकर डिबेट हो रही थी, तो पानी की नीति को लेकर बातचीत शुरू हुई है। आज पाकिस्तान कह रहा है हमें बड़े बात करनी चाहिए, वो करनी चाहिए। बड़े बड़े लोग अपने उसके ऊपर एनालिसिस और कमेंट्स दे रहे थे। तो मुझसे पूछा तो मैंने एक देखिए ये सब बेकार है। जब तक पाकिस्तान के अंदर वो 8वीं 9वीं शताब्दी की मानसिकता गजवा जिंदा रखी जाती है, जब तक वहां के मदरसों में बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि हिंदू काफिर है, और जब तक ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान पे हमको कब्जा करना है, कोई वार्ता पाकिस्तान से आप कर लीजिए, किसी वार्ता का किसी उसका कोई महत्व नहीं। एक साहब बोल रहे हो, एक तो कह रहे हैं, अब जनरल भी कह रहे हैं, मैं भाई जब उनकी ऐसी तैसी होती है तो कहते हैं 2 दिन बाद फिर पलट क्यों हुआ? मैंने कोर्ट किया, मैं कहा सर 1948 अगस्त में जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था उस समय, पाकिस्तान के साथ जो युद्ध कश्मीर में हो रहा है इसका फैसला यूएन में नहीं होगा, इसकी फैसला सेनाएं करेगी। लेकिन हमको उस समय भी दगा देकर के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बना दिया गया, और आर्मी की एडवाइस के बाद हमारी सेना को हम याद करते हैं भगत सिंह जी को, सुखदेव जी को, राजगुरु को। एक नाम हम इनके साथ अक्सर भूल जाते हैं, जतिन दास, जिस व्यक्ति ने 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद लाहौर जेल में अपनी जान दी। वो तो अहिंसावादी तरीका था। जब गांधी जी से पूछा गया कि भाई आप इसमें तो कोई टिप्पणी करिए, तो गांधी जी कहते हैं मेरे से टिप्पणी मत कराओ, तुम जानते हो क्या। जब पहली बार सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अंदर पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव लाते हैं, उससे पहले कांग्रेस में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव नहीं आया था। गांधी जी विरोध करते हैं, कहते देश अभी इस काबिल नहीं बना के उसे स्वतंत्रता दी जाए। अरे हमारे क्रांतिकारी 1770 से तब से अंग्रेज देश में आया है, उससे लड़ रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि देश इस काबिल नहीं मिला कि उसे स्वतंत्रता दी जा सके। क्या विचार था? भारत के अंदर कोई भी भारत का क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां अंग्रेज ने अपनी कब्जा करने की कोशिश की हो और भारतीयों ने उसका जवाब ना दिया हो प्रतिरोध देकर। चाहे वो जनजातियों में गया तो गुंडा विद्रोह होता है, सत्तर विद्रोह होता है, राजाओं से गया तो एंग्लो सिख वॉर होती है, मराठा से युद्ध होते हैं, किसानों से आंदोलन होते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाए। और ये कहते ना कि भारतीय तो चुपचाप थे और अंग्रेज जीत के ले गए और ये ले गए, मतलब भारत की जो वीरता की गाथाएं हैं उनको एकदम पीछे कर। अभी मैं म्यूजियम बना रहा था, इसका साउंड एंड लाइट शो बुलानपुर का, एक ऐसा चरित्र मुझे वहां तुलसीबाई का कि 15,000 सैनिकों को लेकर उसने बुलानपुर में हमला किया, और जो औरंगजेब का वहां पे वो मुगल से बलसरार था उसको मारा।
ऐसे चरित्रों को हमारे यहाँ नहीं पढ़ते हैं। और एक ऐसी चित्रण कर दिया जाता है कि हमारी महिलाएं तो बड़ी दब्बू है, हमारी महिलाओं पर बड़ा अत्याचार होता था, उनको घर में दबा के रखा जाता था, उनसे घर का सारा काम कराया जाता था। अरे भाई, घर का काम करना भी कोई आसान बात नहीं। मैं समझ सकता हूँ कि एक संयुक्त परिवार में जब परिवार की सबसे बड़ी महिला उस परिवार को चलाती थी, तो आपका आज का IIM का अहमदाबाद का पास किया हुआ MBA भी नहीं चला पाएगा उस तरीके से जिस तरीके से वो महिला चलाती। आज मुझे कोई कहता है महिला हाउसवाइफ है, मैं कहता हूँ गलत। हाउस एग्जीक्यूटिव, घर चलाना कोई आसान काम नहीं है जिसे तुम तब्बू दबा करके डाल देते हो। और कौन सा समय भारत के इतिहास में ऐसा नहीं है कि जब को देश को जरूरत पड़ी हो तो भारत की महिला उठ करके चाहे वो रानी दुर्गावती है, चाहे वो आपका कानपुर के अंदर रही हो, क्या नाम याद आ जाएगा मुझे, चाहे मनका बाई रही, चाहे वो क्रांतिकारी बहनें रही हो अनुशीलन और क्रांतिकारी आंदोलन के अंदर। और ये मत बोलिए कि विश्व के अंदर, आधुनिक विश्व की सबसे मॉडर्न रेजिमेंट सेना की जो है वो भी भारत के अंदर आजादी संघर्ष के दौरान नेताजी ने आजादी फौज में रानी झांसी रेजिमेंट बना दिया। वो प्रवासी महिलाएं किसी किताब में नहीं पढ़ाया जा सकता कि जितनी वो महिलाएं थी वो बेचारी, वो तो वहां पे मलाया में, सिंगापुर में और बर्मा और थाईलैंड में रहने वाली थी, जिनमें से कईयों ने भारत को देखा तक नहीं था। वहां पे कुली बन के, बंधुआ मजदूर बन के गई थी। 50% से ज्यादा जो रानियां थी भारत की रानी झांसी रेजिमेंट के अंदर, वो कुली महिलाएं थी, तमिलनाडु से गई थी। और उन्होंने सिर्फ भारत के बारे में कहानी किससे, वहां के युवाओं ने भी अपने आजा से, आजी से सुने थे। और एक आह्वान पे वो उठ के खड़े हो गए थे राष्ट्रवाद के। गवाने चले आते हैं अपने वो भैंस और गाय लेकर के नेताजी के पास कि हम पे और कुछ नहीं है, हम आजादी फौज को ये देते हैं और हम फौज के साथ चलेंगे और दूध निकाल के फौज को। बूढ़ी माँ जब नेताजी को तोड़ा जाता है सोने में और कुछ कमी रह जाती है रंगून में, तो उसके बच्चे की मृत्यु हो चुकी है, उसका फोटो एक फ्रेम में है सोने के, वो फोटो निकाल के उस फ्रेम को उसमें डाल देती है। नेताजी उसके पैर छूते हैं, दुर्भाग्य से उसका नाम भी नहीं जानता। ये है राष्ट्र। जो आज ये जो टुकड़े टुकड़े के नारे लगाने वाले आज सिखा रहे हैं देश को, एक बात सबके लिए समझनी बहुत जरूरी है, और विशेष तौर से हमारे युवा के। ये टुकड़े टुकड़े गैंग की या अराजकता, मोदी जी ने तो उन्हें आंदोलनवादी बताया, मैं अराजकतावादी बताया। इनका उद्देश्य क्या है? कम्युनिस्टों का उद्देश्य क्या है? इनकी हर पुस्तक में, हर लिटरेचर में लिखा है टू एस्टैब्लिश द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, सर्वहारा का अधिनायकवाद स्थापित करना। और उसको स्थापित करने के उद्देश्य से हमारे संविधान की जो स्वतंत्रताएं हैं, हमारे संविधान के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों को एक यंत्र के रूप में ये इस्तेमाल करते हैं, जिसको ये अपनी आजादी बोलते हैं, हमारे बोलने की आजादी। और वो, अरे भैया टुकड़े गए, इस देश में स्वतंत्रता और बोलने की आजादी तुम्हारे 25 लोगों के जेएनयू में टुकड़े टुकड़े भारत तेरे होंगे और नारों लगाने से नहीं है। आज मेरे देश की आजादी अगर बची हुई है, मेरे अधिकार बचे हुए हैं, मेरी स्वतंत्रताएं बची हुई है, आज मेरा देश संगठित और एक है, मेरा संविधान बचा हुआ है, तो इसलिए बचा हुआ है कि मेरे देश का जवान सियाचिन में खड़ा होके, रन ऑफ कच्छ में खड़ा होके, बर्मा के उधर जंगलों में खड़ा होके 24 घंटे इस देश की सुरक्षा करता है। आज मेरा प्रजातंत्र उनकी वजह से बचा हुआ है, ना कि नारे लगाने वालों की वजह से, जो समझते हैं कि प्रजातंत्र नारे लगाने से बचा हुआ है। और ये युवा पीढ़ी को समझना बहुत जरूरी है कि इनका उद्देश्य क्या है। इनका उद्देश्य अराजकता, जितनी भी अराजकता फैलाई जा सकती है उतनी अराजकता देश में करने का। और उसके लिए आज तो आतंकवाद के कई रूप आ गए हैं।
जो मुंबई में उभरा है, इसको भी मैं आतंकवाद का एक रूप बता रहा हूं। जो भारत की आर्थिक कैपिटल है, इसे नष्ट कर दो, यहां से पूंजीपति को भगा दो। पहले यहां से मजदूर को भगाया, जो भी मजदूर इधर से गया हुआ था उस मजदूर को भगा दिया कनाडा के दौर पे। अब डरा धमका के पूंजीपति को भी भगाया वहां से, हत्याओं को आत्महत्या बदल दो, पूरे पुलिस फोर्स को करप्ट कर दो। क्या है ये? आतंकवाद नहीं तो और क्या? शैक्षिक आतंकवाद, एकेडमिक टेररिज्म। मैंने पहली बार शब्द यूज किया था 2014 में। मेडिकल आतंकवाद आ गया। आपने देखा इस रोड के अंदर वो डॉक्टर जो है जिस तरीके से भ्रूण खत्म कर देता था उन महिलाओं के जो उस पर इलाज कराने जाती थी दूसरी तरफ, ये हमने आज 15वीं शताब्दी नहीं है, आज 13वीं शताब्दी है। क्या हम यूं सुन ले तो वापस चले? एक टीवी डिबेट में मैं था, एक नक्सलाइट था और संबित पात्रा जी थे इधर खड़े हुए। वो नक्सलाइट शुरू हो गया, द्रौपदी के कपड़े मुसलमानों ने नहीं उतारे थे, सीता को मुसलमान नहीं उठा के ले गए थे, कहो उठाए थे, टॉपिक पे बात बैठे धर्म पे बात। मुझको बोलता है वो आरएसएस की चड्डी पहन के आया। मैंने कहा भाई तू क्या लुंगी पहन के आया है ऐसा? बोला मैं पठान हूँ। बोला मैं भी मेरठ हूँ। गलत फहमी याद रहेगी, 15वीं शताब्दी नहीं, बहुत जरूरी है गलत फहमी। कब तक सहते चलते हैं? इसी तरीके से एक और चैनल पे वो इंडिया टीवी पे बराबर में बैठे थे मौलाना प्रोफेसर साहब का सीए को लेकर, ये जनजाति विरोधी है, ये दलित विरोधी है। कहा इसको ये देखा हिंदुवादी प्रोफेसर को, मैं कहा हिंदुवाद क्या है? बोला बाकी मिर्चे ना प्रोफेसर को। ऐसा मुझे तो इतना गुस्सा आया, मेरे सामने पानी की बोतल पड़ी थी, मैंने वही बोतल लाइव डाला था तो मेरे पूरा पानी। मैंने कहा पहले तो अपनी मिर्चे से एक चैनल में कश्मीर की डिबेट कर रहे थे, तो हम लोगों ने बात करी कि आपने कश्मीर के अंदर नेशनल नैरेटिव जो राष्ट्रवादी विचार करते थे उनको आपने खत्म कर दिया। और मैंने मुनव्वर शेरवानी का उदाहरण, मुनव्वर शेरवानी को था जब पाकिस्तान ने हमला किया तो इस लड़के ने अपनी मोटरसाइकिल पे 2 दिन तक पाकिस्तानी फौजों को रोके। अब हैरान हो गए कैसे रोके? मोटरसाइकिल में जाता था और उनको गलत खबर देता था कि इस रास्ते से बच जाना, इस रास्ते में हिंदुस्तान की फौजें खड़ी। और वो 2 दिन का इतना क्रूशियल टाइम था हमारे लिए कि हमारी सेनाएं दिल्ली से पहुंच गई। और जब पाकिस्तानियों को पता लगा तो उस लड़के ने टुकड़े टुकड़े काट के डाले। हमने कहा ने कश्मीर को खत्म कर दिया। तो प्रोफेसर मुझको क्या वो क्या बनता है कश्मीरी? वो एक प्रोफेसर, एक बात बता दो तुझे, हर कश्मीरी पहले मुसलमान है और वो कुछ अपना वरना पर वो बढ़ देना। अभी उसका इतना खत्म भी नहीं हुआ था, मैंने 3 बार मैंने कहा हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारे पास मेरा ये जवाब है। मैंने नहीं शुरू किया था सांप्रदायिक था, लेकिन तुम ये करोगे तो मेरे पास तुम्हारे लिए जवाब है और वो जवाब तुम्हें अब मिलेगा। एक और कम्युनिस्ट में अजीब तरीका है, भगत सिंह जी को लेकर विचार करते हैं कि भगत सिंह जी कम्युनिस्ट, इनको ये नहीं मालूम कि भगत सिंह हो, चाहे सुखदेव हो, चाहे राजगुरु, चाहे जितने भी क्रांतिकारी हो, इनकी विचारधारा सिर्फ एक थी, वो थी राष्ट्रवाद। और उद्देश्य था भारत को अंग्रेजों से आजाद करना। उसके लिए जो भी सहायक होगा उसकी वो सहायता देने को तैयार। और भगत सिंह ने जो कम्युनिज्म को बढ़ाया वो तो जेल के अंदर था। उस समय हुआ ये रूसी क्रांति के बाद में, जब रूसी क्रांति की खबरें यहां की शुरू हुई तो ये नहीं मालूम था कि रूस के अंदर क्या होगा।
एक मैसेज ये आया कि भाई एक जगह शोषण होता था और शोषण के खिलाफ लड़ाई की, तो मार्क्स ने उसको लेकर के वो कम्युनिस्ट पार्टी बन गई, उसने लड़ाई करी। तो हमारा बहुत सा युवक जो था उसने उसको अपना कहेंगे जैसे जापान में देखा गया था 1905 में जब जापान ने रूस को हराया था, तब सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि सूर्यदेव हुआ है पूर्व के अंदर, उस तरीके से किया। अब बाद में इनको कम्युनिस्टों ने क्या किया, एक उदाहरण देता हूं। नेताजी को ये दोजों का कुत्ता बताते हैं, हिटलर का चपरासी बताते हैं, मुसोलिनी का चपरासी बताते हैं। तो मैंने कलकत्ता में इनसे सवाल पूछा आपने किसी तरीके के व्याख्यान में, मैं कहा मुझको एक बात बताओ, जर्मनी, इटली और जापान, इन तीनों देशों ने क्या कभी भारत के साथ कोई बुरा किया? मुझे जवाब, नेताजी ने तीनों देशों में बना, अपने देश में क्या कर रहे हैं? नेताजी ने साफ कहा मेरा उद्देश्य अगर इसको हराना है, उसके लिए जो मेरी मदद करेगा मैं उसका साथ दूंगा। लेकिन तुमने कम्युनिस्टों क्या किया? तुमने तो अंग्रेजों की मदद की दूसरे विश्व युद्ध के अंदर, उन अंग्रेजों की जो 175 साल से हमारा शोषण कर रहे थे, हमारे यहाँ नरसंहार कर रहे थे, हमारे देश को लूट रहे थे। तुमने तो उन अंग्रेजों की चाकरी की, तो तुम किस मुंह से नेताजी पे आरोप लगा देते हो? और इनका दोगलापन देखिए कि जब तक हिटलर और रूस के बीच में समझौता रहा, 1938 में उन्होंने नो वॉर पैक्ट किया था आपस में, तब तक भारत के कम्युनिस्टों के लिए हिटलर फासिस्ट नहीं था, नाजी फासिस्ट नहीं थे, तब तक तो इंपीरियलिस्ट वॉर थे। और अगर जर्मनी ने हमला कर दिया रूस के ऊपर, तो पीपुल्स वॉर बन गई और हिटलर फासिस्ट बन गया। पाकिस्तान की डिमांड को इन्होंने सपोर्ट किया। इनके 3 बड़े कामरेड गए थे पाकिस्तान में सीपीआई बना के, तीनों को लियाकत अली ने पकड़ करके फांसी की सजा दे दी थी। फिर ये नेहरू पे भागे थे कि हमें बचाओ, इनको वापस लाओ, वापस आए। उमर अशरफ एक थे। और कब तुमने देश का साथ दिया? सर 62 में तुमने क्या है? और आज तुम क्या कर रहे हो? विशेष तौर से मैं राष्ट्रवाद को लेकर आज देश के युवा को सचेत करना चाहता हूं। ये अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं, ये नक्सलाइट और ये कहते हैं हम गरीब जनता के साथ हैं और गरीबों के और सरवाना और मजदूरों के साथ हैं। भैया आज तुम उसके साथ हो जो देश दुनिया का सबसे बड़ा महाजन और साहूकार बना हुआ है, जो देश पूरी दुनिया को अपनी महाजनी से अपना गुलाम बनाना चाहता है, जो देश दूसरे देशों को ऋण दे करके उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। पाकिस्तान का हाल आपके साथ, तुम उनके साथ हो। तुम शांति की बात करते हो, तुम उस देश के साथ हो जिसने दूसरे देशों की जमीनें हड़प रखी है। एक डिबेट में मैंने कहा था, चीन वाले बड़े पुराने नक्शों की बात करते हैं, तो भाई जरा मिंग काल के और चिंग काल के भी नक्शे निकाल लें, क्योंकि जो चीन की दीवार बनी थी वो दीवार चीन के राज्य को बचाने के लिए बची थी, और उस दीवार के बाहर की जितनी भूमि अब चीन के पास है वो तो सारी इसने दूसरों से खोजी हुई है। मैं तो बार बार कहता हूं कि हमारी सरकार को अपने नक्शे में जो है तिब्बत दिखाना चाहिए, इंडो तिब्बत बॉर्डर बोलना चाहिए। हम क्यों कहते हैं इंडो चाइना बॉर्डर? ये कम्युनिस्ट उनके साथ है। और फिर मैं और सवाल इनसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में ये बड़ा दोष चिल्लाते हैं कि साहब हिंदुस्तान के अंदर आजादी नहीं रही है, प्रजातंत्र खत्म हो गया है, देश में रहना भारी हो गया है, ये बरखादात और ये राजनीति संदेशाई ये सारे जाकर के बाहर देशों में विदेशों में भाषण देते हैं। भैया मेरे, अगर भारत के अंदर प्रजातंत्र नहीं होता और आजादियां खत्म हो गई होती तो ये जो तुम बकवास करते फिरते हो, तुम 1 सेकंड भी नहीं बोल पाते, तिहाड़ जेल के अंदर बंद पड़े हुए। और दूसरी तरफ मुझे एक ऐसा देश दुनिया में दिखा दो कम्युनिस्ट, मुझे बता दो, चीन तो कम्युनिस्ट है ना,
कौन सी स्वतंत्रताएं चीन ने अपने देशवासियों को दी? बच्चे पैदा करने तक की ले ली थी, ये भी बच्चा पैदा बोलने की 3 बार छोड़ दिया। तो मैंने एक टूरिस्ट गाइड जो था हमारा, उससे पूछा, मैंने कहा चीन में भ्रष्टाचार है क्या, रिश्वत चलती है क्या? चुप रहा। फिर मैंने पूछा, कहता मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ। कहता जी हमारे यहाँ बिल्कुल रिश्वत नहीं चलती, बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं चलता, लेकिन हमारे यहाँ जुआ खेलना है ना, और जो बॉस होता है वो अपने सारे ठेकेदारों के साथ और जूनियर लोग हैं उनके साथ जुआ खेलता है, और जुआ पे बॉस कभी नहीं हारता। त्रुटि तो चीजें वहां हो रही है, इस तरीके की चीजें हैं, बिना उसको सोचे समझे ये हमारे युवक को यहाँ भ्रष्ट करने के लिए लगे हुए हैं। एक चीज और ध्यान रखिए जो मैंने शुरू में कही, 72 साल तक हमारा बेवकूफ बना दिया गया है कि 15 अगस्त के दिन हमें आजादी मिली। डॉक्यूमेंट आपके सामने रखा है, निर्णय आप खुद ले लीजिए कि क्या हम 15 अगस्त को आजाद हुए। 3 डॉक्यूमेंट और 1 इवेंट। 1948 22 जून का लंदन गजट है, गूगल कर लीजिएगा। उसमें लिखा है कि 22 जून 1948 के दिन से किंग जॉर्ज 6 ने भारत का सिंहासन छोड़ दिया। मार्च 1948 का एक पत्र है नेहरू का, किंग जॉर्ज 6 को लिखा हुआ, जब राजगोपालाचारी को गवर्नर जनरल दूसरा बनाया जाना है तो उस गवर्नर जनरल को बनाए जाने की अनुमति नेहरू अपने कैबिनेट के बिहाफ के ऊपर जॉर्ज 6 से ले रहे हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट अभी मैंने देखा, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली की जो कैबिनेट मीटिंग थी मई 1947 की, उसके मिनट में ये लिखा है कि अब कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो, आजादी हम बाद में ले लेंगे। वो इस बात पे मान गए हैं तो हम एक हिंदू और एक इस्लामिक डोमिनियन बना सकते हैं। और उसके बाद में जितने भी दस्तावेज और वो सब है, उनमें सब में प्रीमियर ऑफ इंडियन डोमिनियन, प्रीमियर ऑफ पाकिस्तान डोमिनियन लिखा जाता है। यूनियन जैक का झंडा भी नहीं उतरा था 15 अगस्त को वाइसरॉय की कोठी में, हमारा झंडा ऊपर चला गया था। और इससे बड़ी विडंबना इस देश की हो सकती है क्या कि जिस देश ने हमारे ऊपर 175 साल तक शासन किया, शोषण किया, नरसंहार किए, उस देश के आखिरी प्रतिनिधि को हम अपना पहला गवर्नर जनरल बना लें और उसको रातों रात हम लॉर्ड माउंटबेटन से पंडित माउंटबेटन बना लें। गांधी जी का एक वक्तव्य मिलता है जून 1947 का, प्रार्थना सभा के बाद में कह रहे हैं, लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या सरकार के नेतृत्व में कुछ परिवर्तन होगा, आजादी आने वाली है। We need a Cambridge educated hero boy to deal with the Britishers. हमें कैम्ब्रिज में पढ़ा हुआ हेरो यूनिवर्सिटी का लड़का चाहिए अंग्रेजों से डील करने के लिए। ये उस महान व्यक्ति के शब्द हैं जो कहते थे कि हम स्वदेशी हैं, जो स्वदेशी किसानों की बात करते थे, स्वदेशी नेतृत्व की बात करते थे, लेकिन अंग्रेजों से डील करने के लिए उनको एक कैम्ब्रिज एजुकेटेड हेरो बॉय चाहिए। और फिर इनसे एक बात पूछता, 47 की जो हिंसा है, कत्लेआम है, रेप है, मर्डर है, क्या उसको आप उस संघर्ष से अलग रख करके देख सकते हैं या उसका इतिहास उससे अलग रख के देख सकते हैं जो संघर्ष जिस तरीके से कांग्रेस और गांधी जी ने देश को आजाद कराने के लिए चलाया? लॉजिकल आउटकम, नवाखली, पेशावर, लाहौर, सबने से कलकत्ता, सबने सिग्नल दे दिए थे।
कि विभाजन होते ही क्या होगा, क्या प्रिकॉशन ली इन लोगों ने? वो रेल क्लिफ लाइन खींच के भाग गया। उस तक को नहीं तुम सही कर पा रहा है क्योंकि तुम्हें अपनी कुर्सी में बैठने की इतनी चाहत थी। ये राष्ट्रवाद सरदार पटेल ने एक चिट्ठी लिखी थी, गूगल पे मौजूद है, नवंबर 1949, अपने स्वर्गवास से महीने पहले, जिस चिट्ठी में उन्होंने नेहरू को लिख दिया, 7-8 पेज की चिट्ठी है कि चीन ये करेगा भारत के साथ में और हमें ये कदम उठाने चाहिए जो आज हो रहा है, जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उठा दिए। ये राष्ट्रवाद है कि सेना अध्यक्ष कह रहे हैं कि जब तक हम कश्मीर से पाकिस्तानियों को बाहर ना निकाल दें तब तक युद्ध विराम मत करना। और आप माउंटबेटन के कहने में युद्ध विराम कर, इतना प्रेम है आपका माउंटबेटन से। ये कश्मीर किसने खड़ा किया? ये मवाद 370 कौन लाया? ये राष्ट्रवाद है कि एक ही देश के अंदर आप 2 विधान बनाएंगे। और आज का राष्ट्रवाद देखिए, आप सीए की बात करिए, आप 370 एक्ट को हटाने की बात करिए, तो महान युवा नेता 54-52 साल कितने का हो गया है, और क्योंकि नेहरू ने लगाया था तो 370 वापस लाएगा, वो सीए वापस लाएगा। मैनिफेस्टो में वो पार्टी दिख रही है। अरे जिस देश के संविधान ने का अंग जो बन गया है पार्लियामेंट से पास होकर के, उसका विरोध करके उसको हटाने का जो पार्टी कहती है, क्या वो पार्टी राष्ट्रवादी है? जो पार्टी चीन से गुप्त समझौता करती है, बड़ा बोलते हैं कि मोदी जी ने झूला झुलाया, अरे वो तो सामने झुला गए झूला, और मैंने उसका भी जवाब दिया था। मैं कहा झूला जरूर झुलाया था मोदी जी ने, लेकिन उस झीले में नीचे एक कील भी थी, जिस कील को पकड़ भी पाया था जिन पे, अब वो ऐसी चुभ रही है जिन को कील, तो उसकी तबीयत खुश हो रही है जिन पे। लेकिन तुमने क्या किया? तुम तो गुप्त समझौता करके आए। ये तुम्हारा राष्ट्रवाद है कि तुम सैनिकों को गाली निकालोगे, सेनाओं को गाली निकालोगे, जो पाकिस्तान कहता है वही करोगे, बागपोर्ट पे प्रश्न उठाओगे, सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रश्न उठाओगे। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है आज, जिससे हम जैसों को बड़ा प्रोत्साहन मिलता है, मैं देख रहा हूं कि आज का युवा बहुत सचेत है। आज का युवा अब हर चीज पर प्रश्न पूछ रहा है, और एक प्रश्न के बाद में 3 प्रश्न और पूछ रहा है। और खाली कोई बात नहीं है, पहले ये होता था कि जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस आर्ट साइड वाले होते थे, केवल वो इस तरीके के प्रश्न पूछते थे। आज बड़ा अच्छा लगता है कि जब एक कंप्यूटर ग्राफिक्स कर रहा हुआ, कंप्यूटर एनिमेशन करने वाला, एक इंजीनियर, एक मेडिकल करने वाला विद्यार्थी जो है, जब वो इन सवालों को पूछता है कि क्यों मेरे अतीत को मुझसे छुपाया गया, क्यों मेरे अतीत को मुझसे दबाया गया। इतिहास जो है, आप इतिहास को तोड़ मरोड़ सकते हैं, इतिहास को दबा सकते हैं, लेकिन इतिहास को मिटा नहीं सकते। और आज एक अच्छी बात यह है कि इतिहास बोल रहा है और बहुत जोर से बोल रहा है, और इन पे जवाब नहीं। सावरकर जी को लेकर जब मैंने सबूत निकाला, बोलते रहते हैं कि सावरकर माफीनामा लिख दिया था, माफीनामा लिख दिया था, और जब मैंने सबूत दिया आजाद हिंद फौज के अंदर लोग भर्ती हुए सावरकर जी के कहने के ऊपर, और सारा निकाल में दिया। भाई क्रांतिकारी लोग अपनी योजनाएं जो है चिल्ला के अखबारों में नहीं बताते। परेशान हो गई एक प्रवक्ता, 13 बार जेल गए थे, मैं कहा एक बात बताओ, क्या उनको कभी जेल में हंटर पड़े? क्या उन्हें जेल में कभी कोड़े लगे? क्या उन्हें कभी जेल में एकांतवास में रखा गया? उनके लिए तो स्पेशल कुक होता था जेल के अंदर, अगर खानसामा भी अच्छा नहीं आता, खानसामा भी बदल दिया जाता था। और मैं कहा नाभा के लिए जो माफीनामा मांगा था मोतीलाल नेहरू ने जवाहरलाल को नाभा की जेल से छुड़ाने के लिए, वो कहा गया? वो नेहरू है। जब हमारे क्रांतिकारियों को अंडमान की जेलों से मुक्त किया गया 1937 के अंदर, और जनता उनका स्वागत करने के लिए जुलूस निकाल रही थी,
सर्कुलर निकालते हैं कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पे कि ये तुरंत इनका स्वागत और ये एजुकेशन मंत्री का ये इनका स्वागत और ये वेलकम इनका जो है और जो इसमें प्रोसेशन निकाले जा रहे हैं उनको बंद कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि वाइस रॉय साहब ने गांधी जी को बताया कि तुम ये क्या करवा रहे हो, तुम इनका स्वागत कर रहे हो, ये तो क्रांतिकारी थे और इससे तो तुम्हारी विचारधारा पे असर पड़ेगा, फिर क्रांतिकारी विचारधारा आ जाएगी। और गांधी जी नेहरू को कहते हैं और नेहरू फिर वो सर्कुलर निकालते हैं। ये इतिहास में दबा के चीजें सामने नहीं आती। मुझे मालूम है कर्फ्यू और समय क्यों है, इसलिए एक बात कहकर मैं राजस्थान पे अपनी बात खत्म करूँ। जेएनयू में लेक्चर देना था स्टाफ को, जानबूझ के खड़े होकर नक्सलाइट, व्हाट इज दिस नेशन, व्हाट इज नेशनलिज्म, क्या होता है राष्ट्र, क्या है राष्ट्र, जवाब दीजिए। तो बेटा एक बात बताओ, तुम क्या रहते हो उसे क्या बोलते हो? अगर तुम्हारे घर पे कोई हमला करे क्या करोगे? भाग जाओगे या उबार में पिट कर दोगे उसको या बचाओगे? बचाएंगे। जो तुम्हारा घर बना हुआ है ना वही देश और उसकी रक्षा करना राष्ट्रवाद। इससे सिंपल आसान परिभाषा में राष्ट्र और राष्ट्रवाद की नहीं दे सकता। मैं बड़ा आदमी हूं, मैंने यूरोपियन नेशनलिज्म की थ्योरी नहीं पढ़ी। लड़की उठ के खड़ी हुई, आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ नेशनलिज्म? आई तो ग्लोबल सिटीजन। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। ये बताओ कि भारत में क्यों रहती, किसी ग्लोबल कॉलोनी में जाके क्यों नहीं रहती, ग्लोबल सोसाइटी में जाके क्यों नहीं रहती? पासपोर्ट भारत का क्यों बनवा रखा, नौकरी भारत में क्यों करती हो, खाती भारत का क्यों, सब कुछ भारत का करोगी और बात ग्लोबल करोगी देश के ऊपर? ये नहीं चलता। इतिहास पढ़ाते थे, कई बार कारण देखते थे हम गुलाम क्यों हुए, क्यों हारे, पुस्तक में देखा, शोध में देखा, लेकिन आज अपनी आंखों से वो कारण सामने दिखाई दे। मेरी सत्ता में दिखाई नहीं चाहिए, मेरी सत्ता आए क्यों चुनी, मेरे स्कैम क्यों चुनी, मेरी बेईमानियां क्यों चुनी, मुझे पावर में वापस आना है, देश को आग लगे। जो परंपरा जो कुछ राजनीतिक दल इसमें चला रहे हैं, ये परंपरा नहीं चलेगी और इस परंपरा का जवाब हमारा युवा देगा, हमारे क्रांतिकारियों से, जो उन्होंने जिस राष्ट्रवाद की उन्होंने कल्पना की थी, जिस आजादी के लिए बोल रहे थे, उसको अपना दायित्व मान करके वो चले। उससे कलकत्ता रेडियो में एक प्रोग्राम हुआ हॉरिजन्स में, उसने बच्चे ने कहा कि 2 लाइनों में आप नेताजी की वो बता दीजिए। मुश्किल सा लगा, फिर मैंने कहा मैं 2 शब्द में बता दूंगा और 1 लाइन। मैं क्या बोली? मैंने कहा जय हिंद। जय हिंद के 2 शब्द जो है ये पूरे के पूरे नेताजी की व्याख्या कर देते हैं, उनके मातृ प्रेम की, मातृ सेवा की, उनके राष्ट्रवाद की, उनके संघर्ष की, उनके नेतृत्व। जय हिंद।